नमस्कार दोस्तों। लॉकडाउन के चलते पीएफ की नई कंट्रीब्यूशन रेट अगले 3 महीने के लिए लागू की गई है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मई से जुलाई तक लगने वाली इस कंट्रीब्यूशन रेट के बारे में एवरीथिंग। हम बात करेंगे ना सिर्फ इसकी कैलकुलेशन की, रूल्स की, कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। इसके अलावा हम 3 इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और पीएफ का एक सेक्शन भी देखेंगे जो इसको इम्पैक्ट करता है। ये भी जानेंगे कि ये नई रेट किस तरह से एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स को इम्पैक्ट करेगी और आपके कुछ कॉमन क्वेश्चंस इस टॉपिक पर हम लोग इस वीडियो में लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह हमारा ये डॉक्यूमेंट हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इस नोटिफिकेशन की और ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आपको इसको जितना आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, करने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, ये रेट रिडक्शन का जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 1513E, ये आया 18 मई को। तो ये नोटिफिकेशन रेट रिडक्शन के बारे में क्या कहता है? इस नोटिफिकेशन का पहला पैराग्राफ ये कहता है कि कोविड लॉकडाउन के चलते सरकार ने डिसीजन लिया है कि वो एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज को राहत देने के लिए पीएफ की नेसेसरी रेट कम करेंगे और इसके लिए एक जो ओल्ड सर्कुलर है, जो स्पेशल ऑर्डर नंबर 320E है, डेटेड 9 अप्रैल 1997, इसे मॉडिफाई किया जाएगा, इसे अमेंड किया जाएगा। अब पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि ये 320E आखिर है क्या। तो दोस्तों, 320E आखिर क्या है? 320E जो नोटिफिकेशन है वो 9 अप्रैल 1997 को आया था। तो ये सेक्शन 320 कहता है कि पीएफ एक्ट के सेक्शन 6 में जो बदलाव किए गए हैं वो कुछ सर्टेन इंडस्ट्रीज पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। सर्टेन इंडस्ट्रीज पर जो पीएफ की रेट है वो 10% ही लगती रहेगी। ये जो लिस्ट है ये सेक्शन 2 में इसी शेड्यूल के दी गई है, लेकिन उससे पहले हमको समझना पड़ेगा आखिर ये सेक्शन 6 क्या कहता है। तो चलिए, उससे भी पहले हम एक बार फिर से चलते हैं पीएफ के सेक्शन 6 में और समझते हैं कि पीएफ का सेक्शन 6 आखिर कहता क्या है। तो दोस्तों, ये है पीएफ का सेक्शन 6। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे यहां पर लिखा है कि जो पीएफ की कंट्रीब्यूशन रेट है वो बेसिक वेज का 10% होगी और उसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उसके बराबर सा ही होगा। इसके अलावा यहाँ पर लिखा है कि अगर कोई एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर इससे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उनके पास ये पावर होगी कि वो एडिशनल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि इस पैराग्राफ में 2 बार 10% का यूज़ आया है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको इस पर ध्यान क्यों दिलवा रहा हूँ। अगले पैराग्राफ में यहाँ पर लिखा है कि ये जो 10% है इसे रिप्लेस कर दिया जाए 12% के हिसाब से, एक्सेप्ट कुछ एस्टेब्लिशमेंट जिसकी लिस्ट 9 अप्रैल 1997 की नोटिफिकेशन में है, जहां पर 12% लागू नहीं होगा, 10% ही कंटिन्यूअस चलता रहेगा। तो अब हम फिर से आते हैं स्पेशल ऑर्डर 320E पर। तो ये स्पेशल ऑर्डर 320E हमें एक सेक्शन 2 में लिस्ट देता है कि किन किन एस्टेब्लिशमेंट पर 10% लगेगा, चाहे वो सारे एस्टेब्लिशमेंट जिनमें 20 से कम लोग काम कर रहे हो, इसके अलावा सिक इंडस्ट्रीज, इसके अलावा एनी इंडस्ट्री जो फाइनेंशियल लॉस में गुजर रही हो, इसके अलावा कुछ इंडस्ट्रीज के नेम जैसे जूट, बीड़ी, ब्रिक, कॉय और ग्वारगम। इसमें ये 4 पॉइंट्स दिए गए थे। तो अब जो हमारा लेटेस्ट सर्कुलर है 18 मई का सर्कुलर 1513E, वो ये कहता है कि इस पर्टिकुलर स्पेशल ऑर्डर में एक 5th पॉइंट और जोड़ा जाए। तो 5th पॉइंट कहता है कि एनी एस्टेब्लिशमेंट अदर देन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एंड स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट ओन्ड बाय और अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस मे बी इन रेस्पेक्ट ऑफ वेज पेएबल बाय इट फॉर द मंथ ऑफ मई, जून एंड जुलाई। तो ये 5th पैराग्राफ इसमें ऐड करने की बात कही गई है। पैराग्राफ ये कहता है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की कंपनीज है, एस्टेब्लिशमेंट है, या फिर उनके द्वारा ओन की जाती है या कंट्रोल की जाती है, उनको छोड़ के बाकी सारे एस्टेब्लिशमेंट में मंथ ऑफ मई, जून, जुलाई, यहाँ पर ये मंथ ऐड करना है। उसमें क्लॉज 4 के बाद क्लॉज 5th बन जाएगा, यानी इन सभी पर ऑल एस्टेब्लिशमेंट एक्सेप्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट की कंपनीज पे वहाँ पर 10% का नियम 3 महीने के लिए लागू रहेगा, वो है मई, जून, जुलाई। अब देखिए, मैंने बताया था ना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसके लिए 3 चीज़ें हमको रेफर करनी पड़ी। अब आप आगे देखेंगे, इसमें एक और कंडीशन डाली है कि अगर कोई भी एस्टेब्लिशमेंट जो एलिजिबल है, एनी एलिजिबल एस्टेब्लिशमेंट जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की गाइडलाइंस जो पीएफ ने निकाली, जिनका 24% कुछ एम्प्लॉयज़ का या सारे एम्प्लॉयज़ का, एलिजिबल एम्प्लॉयज़ का जिनकी आधार वगैरह की केवाईसी हो रखी है और जिनकी वेजेस 15,000 से नीचे है, वहाँ वो सरकार दे रही है, तो उनके ऊपर भी ये वाला नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे कंट्रीब्यूशन मेजॉरिटी का एटलीस्ट एम्प्लॉयज़ का सरकार की तरफ से आ रहा है। तो न्यू कंट्रीब्यूशन की रेट्स क्या रहेगी? तो देखिए दोस्तों, आपको पता है पीएफ में ये सारे अकाउंट नंबर होते हैं। सबसे पहले जो एम्प्लॉई इन जनरल कंट्रीब्यूट करते हैं वो 12% कंट्रीब्यूट करते हैं।
ठीक उसी तरीके से एम्प्लॉयर भी 12% कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें से 8.33% जाता है ईपीएस में, और बचा हुआ जो शेयर है 3.67% जो लगभग होता है वो जाता है पीएफ कंट्रीब्यूशन में। तो पीएफ अकाउंट 1 में टोटल मिलाकर 15.67% और ईपीएस में 8.33% जाते हैं। इसके अलावा ईडीएलआई और जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हैं इसका कंट्रीब्यूशन पूरा के पूरा एम्प्लॉयर ही पे करता है और ये ओवरऑल चालान अमाउंट पर पे किया जाता है। अब जो नई रेट्स रहेगी उसमें ये अमाउंट हो जाएगा 12% की जगह 10%। ठीक इसी तरीके से एम्प्लॉयर शेयर भी 10% हो जाएगा, लेकिन उसमें से 8.33% जो पेंशन में जाना है वो पूरा पेंशन में जाएगा। जब भी पीएफ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर की कैलकुलेशन की जाती है तो हमेशा वो होता है एम्प्लॉय शेयर माइनस द पेंशन शेयर, क्योंकि एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर बराबर रहते हैं। तो 10% माइनस 8.33 करेंगे तो 1.67% यहाँ पर बचता है। इसमें भी ईडीएलआई जो और एडमिन चार्जेस हैं वो फिक्स्ड हैं और उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। वो 0.5% ऑफ ओवरऑल चालान अमाउंट एम्प्लॉयर ही पे करेगा। ठीक इसी तरीके से ईडीएलआई एग्जम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट में भी जो इंस्पेक्शन चार्जेस हैं या अकाउंट नंबर 2 है वो सारे के सारे एज यूजुअल है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अब एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। अगर किसी एम्प्लॉय की वेज 10,000 है तो उसका कंट्रीब्यूशन अप्रैल महीने में किस तरह से गया होगा। तो अप्रैल महीने में अगर उसकी पीएफ वेज 10,000 है तो अकाउंट नंबर 1 में 1200 रुपये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन रहा होगा। जो ईपीएस में 833 रुपीज़ एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किए होंगे। जो डिफरेंस अमाउंट हुआ 1200 में से 833 367 अगेन अकाउंट नंबर 1 में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन रहा होगा। उसके अलावा 50 रुपए एडमिन और ईडीएलआई चार्जेस। तो इफेक्टिव जो सीटीसी हो जाएगी इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की वो हो जाएगी 11,300 रुपये और इफेक्टिव जो परसेंटेज हो जाएगा वो 25% हो जाएगा। अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि इसमें मिनिमम चार्जेस ऑलरेडी क्रॉस हो चुके हैं, इसलिए इंडिविजुअल एम्प्लॉय का मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। अब मई से जुलाई की बात करेंगे तो ये घटकर 10% ही रह जाएगा। तो 10,000 का 10% होता है 1,000 रुपये। अब इसमें जो पेंशन का कंट्रीब्यूशन है वो 833 फिक्स रहेगा, लेकिन जो एम्प्लॉयर का शेयर है पीएफ वाला वो घटकर जो पहले 367 था वो घटकर 167 हो गया। जो एम्प्लॉय का शेयर था पहले 1200 रुपये वो अब घटकर 1,000 रुपये हो गया। जो एडमिन चार्जेस हैं और ईडीएलआई चार्जेस है वो सेम रहेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे इफेक्टिव सीटीसी 200 रुपये से कम हो गई है और इफेक्टिव परसेंटेज भी 4% से कम हो गया है। अब इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो मैंने ईडीएलआई और एडमिन चार्जेस दिए हैं केवल नोशनल हैं, क्योंकि ये ओवरऑल चालान के ऊपर गणना होती है और उसमें मिनिमम 500 रुपये की भी कंडीशन लगाई जाती है। यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको सीटीसी के दिखाने के लिए यहाँ पर ये दिखाए हैं। इसके अलावा आप ध्यान दीजिए कि ओवरऑल जो टेक होम सैलरी है वो 10,000 में से 1200 यहाँ पर घटाइए, यहाँ पर 8800 थी, यहाँ पर 10,000 में से 1000 घटाइए, यहाँ पर 9,000 थी। तो ओवरऑल टेक होम सैलरी एम्प्लॉय की बढ़ी है, लेकिन सीटीसी यहाँ पर आप देखिए तो 200 रुपये से कम हो गया है। इस केस में ओवरऑल एम्प्लॉय को बेनिफिट हो रहा है या नुकसान, ये आप नीचे कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं कौन कौन से एस्टेब्लिशमेंट पर ये लागू होगा। तो ये लागू होगा ऑल एस्टेब्लिशमेंट पर एक्सेप्ट सेंट्रल एंड स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, यानी ऐसी कंपनी जो पीएसयूज है वो भी, और ऐसी कंपनी जिनको पीएमजीकेवाई बेनिफिट मिल रहा है। ये 3 इसमें एक्सेप्शन है। बाकी सभी जगह पर, सभी कंपनी, सभी फैक्ट्रीज, सभी एस्टेब्लिशमेंट पर ये नई रेट्स 3 महीने के लिए लागू रहेगी। कौन से महीने के लिए होगी फिर से बता देते हैं। मे पेड इन जून, जून पेड इन जुलाई एंड जुलाई पेड इन अगस्त। अब आपके कुछ कॉमन क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं जो आपको इस स्कीम के बारे में होंगे। इससे पहले कि हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूं लेबर लॉ एडवाइजर के A to Z पेरोल प्रोसेसिंग कोर्स के बारे में। ये एक ऐसा पावरफुल कोर्स है जो न सिर्फ आपको करियर में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है, प्रमोशंस में मदद कर सकता है, बल्कि इस कोर्स को करके कई लोग अपनी कंसल्टेंसी शुरू कर चुके हैं। और आप जानते हैं कि पेरोल प्रोसेसिंग और लेबर लॉज एक ऐसी फील्ड है जिसमें कितना भी रिसेशन आ जाए ये फील्ड उस दौरान बढ़ती ही है, क्योंकि जब मार्केट डाउन आता है तो सारी कंपनियां अपनी कंप्लायंसेस के ऊपर वहाँ पर कितनी कॉस्ट सेविंग करी जा सकती है और कैसे लीगल तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद की जा सकती है उस पर ध्यान देते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि इवन दो लॉकडाउन के दौरान बहुत जगह मार्केट में स्लम्प आया है, लेकिन जो लेबर लॉ कंसल्टेंट हैं, पेरोल कंसल्टेंट्स हैं, उनका काम लगातार जारी है। तो अगर आप इस कोर्स को चेकआउट करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए कुछ कॉमन क्वेश्चंस लेते हैं। क्या एग्जम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट रिड्यूस रेट के लिए एलिजिबल हैं? जी हाँ, बिल्कुल एलिजिबल हैं।
अगर किसी एम्प्लॉय की फिक्स्ड सीटीसी कंपनी ने दे रखी है तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि अगर ये रेट कम करते हैं तो ओवरऑल सीटीसी कम हो जाती है, जैसे हमने 10,000 के एग्जांपल में लिया था। तो अगर उसी 10,000 का एग्जांपल लें तो उस केस में 200 रुपये कम हो रहे थे सीटीसी में, तो 200 रुपये वो एडिशनल रीइंबर्स करने होंगे। तो ओवरऑल जो 2% एम्प्लॉयर का शेयर कम हो रहा है वो 2% वापस रीइंबर्स करना होगा। इसीलिए अगर कुछ कंपनीज ने सीटीसी फिक्स रख रखी है तो उन्हें कोई बेनिफिट एज अ कंपनी नहीं होगा। हाँ, एम्प्लॉय को बेनिफिट ज़रूर होगा, एम्प्लॉय का टेक होम सैलरी इस केस में बढ़ जाएगा। इसीलिए मैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन में हूँ कि सीटीसी कभी भी फिक्स नहीं रखी जाती और वैसे भी वो लीगल नहीं है, क्योंकि इन केस अगर कभी भी ये परसेंटेज, तो अभी टेम्प्रेरी रूप से अप डाउन हुई है, कई बार ये परसेंटेज बदलती है, ईएसआई की परसेंटेज बदल जाती है, प्रोफेशनल टैक्स बदल जाता है, पीएफ बदल जाता है। उन सभी केसेस में अगर हमने सीटीसी फिक्स रख रखी है तो वहाँ पर एम्प्लॉयर को दिक्कत का सामना करना पड़ता है और वो जो सीटीसी उन्होंने कमिट की है वो तुरंत नए मंथ में एप्लीकेबल कई बार वो नहीं कर पाते हैं, इससे लिटिगेशन कोर्ट्स में बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉई हायर रेट पर भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर कोई कंपनी चाहती है कि मैं 12% के हिसाब से या इवन हायर रेट पर कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ इस दौरान, तो क्या वो किया जा सकता है? जी हाँ, वो किया जा सकता है। एम्प्लॉयर अपनी आपसी सहमति से 10% से ऊपर रेट पर भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। 10% एक मिनिमम स्लैब रखी गई है। तो ये बेनिफिट कैसे लेना है, क्या हम लोग को ये बेनिफिट वापस रीइंबर्स होगा या नहीं? तो कुछ भी नहीं करना है, इसमें ईसीआर ही इस बार 10% के हिसाब से बनानी है। और जब आप ईसीआर फाइल करने लगेंगे पीएफ पोर्टल पर, तब वहाँ पर देखेंगे कि एक नया ड्रॉप डाउन लाया गया है जिसमें कंट्रीब्यूशन रेट में 12% और 10% लिखा गया है। तो अप्रोप्रिएट आपको परसेंटेज सेलेक्ट करना है और उसके बाद जो ईसीआर फाइलिंग का प्रोसेस है वो कॉमन ही है। इससे ओवरऑल पेंशन पर क्या इम्पैक्ट होगा? पेंशन का क्योंकि परसेंटेज 8.33 स्टैंडर्ड सेम मेंटेन किया गया है, ओवरऑल पेंशन पर इससे कोई भी फर्क नहीं आएगा। अगर ईसीआर टाइम पे सबमिट नहीं किया, लेट हो गए, तो क्या बेनिफिट मिलेगा? हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ईसीआर मई, जून, जुलाई का बाद में भी फाइल करते हैं तो भी उसमें आपको 10% के हिसाब से ही फाइल करना है। अगर पीएमआरपीवाई, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, गरीब कल्याण योजना नहीं, रोजगार प्रोत्साहन योजना जो पिछले साल बंद हो गई थी, अगर उसका बेनिफिट अभी तक मिल रहा है कंपनी को, तो क्या कंपनी एलिजिबल है? जी हाँ, इसमें कंपनी फिर भी एलिजिबल है और वो 10% के हिसाब से ही अपना चालान बनाएगी। अगर दोनों एम्प्लॉयर शेयर इसमें 10% रहेगा तो उन पर्टिकुलर एम्प्लॉइज का पीएमआरपीवाई का बेनिफिट भी आ जाएगा, क्योंकि पीएमआरपीवाई बेनिफिट ये चेक नहीं करता कि वो 12% या 10% है, एज लॉन्ग एज 15,000 से कम सैलरी है और ओवरऑल जो बेनिफिट लिया जा रहा है वो 1,800 रुपये से कम लिया जा रहा है, यानी 12% ऑफ 1,500, तो फिर ये बेनिफिट आ जाता है। अगर इस दौरान भी, लॉकडाउन के दौरान, कुछ नए एस्टेब्लिशमेंट पीएफ में कवर्ड हो रहे हैं तो क्या वो रिड्यूस रेट ले सकते हैं? जी हाँ, वो रिड्यूस रेट ले सकते हैं। कुछ ऐसी कंपनीज जिनका ऑलरेडी 10% है, मैंने आपको बताया 320E में ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज है जिनका ऑलरेडी 10% पीएफ का रेट चलता है, क्या उनको और 2% का डिस्काउंट मिलेगा? जी नहीं, उनका रेट 10% रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये काम पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा प्रोत्साहन बढ़ा सकते हैं। नीचे कमेंट्स में अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप उन्हें पूछ सकते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने पीएफ से जुड़े हुए जो चेंजेस किए हैं उससे ओवरऑल एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर्स को फायदा हो रहा है या नुकसान, इसका एनालिसिस हमने किया है, जिसका वीडियो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। ऋषभ जैन को आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।